हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक प्रूडेंस की 6th पोइम ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन की स्टडी करेंगे। इसको एनालाइज करेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी अमेरिका की एक महान कवयित्री थी। इनका जीवन अधिकांशतः इंट्रोवर्ट रहा है, एकांतवास पसंद करती थी, हर्मेटिक लाइफ पसंद करती थी। और इन्होंने जो पोइम्स लिखी हैं, इनके लाइफ टाइम में इनकी पोइम्स का बहुत कम प्रकाशन हुआ था। अधिकांश इनकी कविताएं पोस्ट्यूमसली अर्थात इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी। इनकी पोइट्री अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेसेस और अनयूजुअल इमेजरी और लिरिक स्टाइल के लिए फेमस हैं। कविता में कुल 28 लाइंस हैं जो 7 क्वाट्रेंस में 7 चतुष्पदों में विभाजित हैं। इस कविता में कवयित्री ग्रीष्म ऋतु के एक दिन का वर्णन करती है। सुबह का समय है, हवा चल रही है, पेड़ लहलहा रहे हैं। लहलहाते हुए पेड़ टेसल्स की भांति यानी फूंदनों की भांति नजर आते हैं। सूरज निकलता है और उसके साथ छोटे छोटे प्राणी, मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे वो अपना गीत गाते हुए प्रतीत होते हैं। पक्षी और जानवर जो हैं वो सुबह की हल्की गुनगुनी धूप का आनंद उठा रहे हैं। फूल खिलते हैं, अपनी सुगंध हवा में फैला देते हैं और एक प्राकृतिक दृश्य जो है उसका बड़ा सुंदर कवयित्री ने वर्णन किया है। यह कविता ट्रीज एक प्योर नेचर पोइम है। इसमें कोई दूसरा या तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। कवयित्री ने बहुत ही सुंदर इमेजरी का प्रयोग करके और किस प्रकार से ग्रीष्म काल के एक दिन का वर्णन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। आइए हम इसका प्रथम पंक्ति से अध्ययन करते हैं। द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग, देयर सीम टू राइज ए ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स अकम्पनिंग द सन। पहली लाइन से, द ट्रीज लाइक टेसल्स हिट एंड स्वंग, पेड़ फूंदनों की भांति टकराए और झूलने लगे। टेसल्स का मतलब होता है बंच ऑफ थ्रेड्स टाइड एट वन एंड। फूंदने धागों का एक समूह जो एक तरफ गांठ में बंधा हुआ हो, जिसको हम लटकते हुए आभूषण कह सकते हैं। तो सुबह गर्मी का एक दिन है, सुबह सुबह हवा चल रही है, पेड़ आपस में हिल रहे हैं और टकरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे टेसल्स जो हैं, फूंदने जो हैं वो हिल रहे हैं, टकरा रहे हैं। देयर सीम टू राइज ए ट्यून, और इसके पश्चात लेखिका कहती हैं कि एक ट्यून निकलती हुई, एक धुन निकलती हुई प्रतीत हुई। सीम्ड का मतलब प्रतीत हुई। कहाँ से प्रतीत हुई? फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स, छोटे छोटे। मिनिएचर का मतलब होता है छोटे, क्रीचर्स का मतलब होता है कीट पतंग, मधुमक्खियाँ, छोटे जानवर, तो जो द बीज एंड इंसेक्ट्स। तो सूर्य के साथ ही छोटे छोटे प्राणी जो हैं दिन उगते ही बाहर आ गए हैं। उनकी हलचल से और उनके आवाज़ों से एक धुन निकलती हुई प्रतीत हुई। अकम्पनिंग द सन, सूर्य के साथ। प्रातः काल का समय है, सूर्य निकला है, दिन हुआ है। छोटे छोटे कीट पतंगे प्राणी जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं। उनकी मूवमेंट से, उनकी आवाज़ों से एक धुन निकलती हुई सी प्रतीत हुई। Far saltries of summer enamoring the ear। अब यहाँ कवयित्री ने इन आवाज़ों की तुलना फार साल्ट्रीज से की है, दूर से आती हुई साल्ट्रीज। साल्ट्रीज होते हैं धार्मिक भजन, और साल्ट्रीज का मतलब सारंगी भी होता है। तो लेखिका कहती है कि ये जो मिश्रित आवाज़ें आ रही हैं, कीट पतंगों की, पक्षियों की, प्रकृति से उठती हुई सारी आवाज़ें, ऐसा लगता है कि गर्मी के इस मौसम में दूर कहीं भजन, प्रिय भजन सुनाई दे रहे हों।
इनेमोरिंग द ईयर, इनेमोरिंग का मतलब होता है एन्चांटिंग, मोहित कर लेने वाला, जो कानों को मोहित कर लेने वाला है। ये जो आवाज़ें हैं कीट पतंगों की, पक्षियों की, प्रकृति की जो ये धुनें हैं, ये कानों को मोहित कर लेने वाली हैं। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर, और फिर भी ये कभी भी संतुष्ट कर लेने वाली नहीं है, हमें संतुष्टि प्रदान करने वाली नहीं है। ये आवाज़ें इतनी मधुर हैं, इनको सुनने से व्यक्ति मोहित हो जाता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है, वो इन्हें और ज़्यादा सुनना चाहता है। तो कवित्री लिखती है, दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई रिमोटेस्ट, रिमोटेस्ट का मतलब होता है स्लाइटली, लेस मात्र भी। व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति जो आनंद से अभिभूत है इन आवाज़ों को सुनकर, वो फिर भी संतुष्ट नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है। व्हेन मोस्ट फेयर, जबकि ये अत्यंत मधुर है, अत्यंत सुंदर आवाज़ें हैं। तो प्रकृति की इस मधुर ध्वनि का कवित्री ने यहाँ पर वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, द सन शोन होल एट इंटरवल्स, देन हाफ, देन अटर हिट, एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड। शुरू से, द सन शोन होल एट इंटरवल्स, सूर्य जो है वो अंतरालों में पूरा चमक रहा है। यहाँ कवित्री के कहने का तात्पर्य है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूर्य कभी तो पूरा नज़र आ रहा है और कभी, आगे लिखा है, देन हाफ, देन अटर हिट, कभी आधा नज़र आ रहा है और कभी पूरी तरह से छिप जाता है। तो आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है, सूर्य जो है वो लुका छुपी का खेल खेल रहा है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, ऐसा लगता है कि ये उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। ऑप्शनल का मतलब ऐच्छिक, यानी वो स्वयं इस तरह का कार्य कर रहा है, कभी वो बाहर आता है, कभी छुप जाता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर है, ऑप्शनल है। यहाँ पे हिमसेल्फ में एच कैपिटल दिया हुआ है, यानी सूर्य जो है उसको एक मोनार्क की भांति, एक बड़े शासक के रूप में दर्शाया है कवित्री ने, एक सर्वशक्तिमान, एक ऊर्जादायी शक्ति के रूप में यहाँ दर्शाया है, जिसके कारण पूरी धरती पर जीवन संचालित हो रहा है। तो एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, और उसके पास में ये बादलों की जागीरें हैं, जागीर है, जागीर में जहाँ उसका घर है, ऐसा लगता है कि ये उसके स्टेट्स ऑफ क्लाउड है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है लेखिका ने। सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम इटरनली फ्रॉम व्यू, और ये जो बादलों की जागीरें हैं ये सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, यानी उसको ढकने के लिए पर्याप्त है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, एनफोल्ड का मतलब ढक लेना। तो सूर्य को ढक लेने के लिए, उसको शरण देने के लिए पर्याप्त है। इटरनली फ्रॉम व्यू, इटरनली का मतलब हमेशा के लिए, फ्रॉम व्यू दृश्यमान होने से, मतलब सूर्य जो है हमेशा के लिए वहाँ छुप सकता है। ये बादलों की इतनी बड़ी जागीरें हैं। एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्किड्स ग्रो, केवल ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट का मतलब ये अपवाद के रूप में है, ऐसा लगता है कि ये सूर्य की इच्छा है कि वो अपनी सनक पर केवल बाहर निकलता है ताकि जो उद्यान हैं, बगीचे हैं, वो वृद्धि कर सकें, ग्रो कर सकें। इसीलिए लिखा है एक्सेप्ट इट वर ए विम, विम का मतलब होता है सनक। ये उस मोनार्क की, उस शासक की, यहाँ सूर्य को शासक कहा है, उसकी सनक है, उसकी इच्छा है। वो एक यहाँ दया दिखाते हुए बाहर आ जाते हैं ताकि जो ऑर्किड्स हैं, जो बाग बगीचे हैं, वो ग्रो कर सकें, वृद्धि कर सकें। अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, वन gossiped in the lane, on silver matters charmed a snake, just winding round a stone. A bird sat careless on the fence. एक पक्षी बड़ा ही बेपरवाह होकर फेंस के ऊपर, बाड़ के ऊपर, यानी बाहरी चार दीवारी के ऊपर बैठा था। One gossiped in the lane. एक पक्षी जो है वो गली के अंदर बतिया रहा था, गोसिप कर रहा था। ऑन सिल्वर मेटर्स चार्म्ड अ स्नेक, और ये जो सिल्वर मेटर्स हैं, यानी यहाँ पे जो श्वेत धूप है, उससे वशीभूत होकर एक सांप
जस्ट वाइंडिंग राउंड ए स्टोन, एक पत्थर के चारों तरफ लपेट कर बैठा हुआ था। यानी ये सुबह सुबह का प्रातःकाल का मौसम है और गुनगुनी और धूप निकली हुई है। पशु पक्षी जो हैं इस गुनगुनी धूप में बड़े बेपरवाह होकर कोई जो है बतिया रहा है, कोई चारदीवारी पर बैठा है और कोई जो है पत्थर के चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो उसका एक दृश्य यहाँ पे कवयित्री ने सजीव किया है। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स and sowed upon a stem like hindered flags sweet hoisted with spices in the hem। यहाँ देखिए ब्राइट फ्लावर्स, चमकीले फूल, स्लिट ए कैलिक्स, एक कैलिक्स से, कैलिक्स की स्लिट में से बाहर निकले हैं। इसको ऐसे समझिए कि कैलिक्स का होता है बाह्य दलपुंज, एक फूल का बाहरी हरा भाग, उसे कैलिक्स बोलते हैं। उस बाहरी हरे भाग के बीच में जो स्थान होता है उसे स्लिट कहते हैं, जो ऐसे लगता है जैसे कोई चीरा हुआ हो। उसमें से पंखुड़ियाँ, रंगीन पंखुड़ियाँ जिसे पेटल्स कहते हैं, वो किस प्रकार बाहर निकलती है उसका बड़ा अद्भुत वर्णन यहाँ पे कवयित्री ने किया है कि ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलिक्स एंड सोड अपॉन ए स्टेम। और इस प्रकार से ये रंगीन पंखुड़ियाँ बाह्य दलपुंज जो हरा है उसमें से बाहर निकल कर और एक स्टेम के ऊपर, एक तने के ऊपर लहलहा रही थी। सोड का मतलब लहलहाना। लाइक हिंडर्ड फ्लेग्स स्वीट होस्टेड विद स्पाइसेस इन द हेम। ऐसा लगा, लाइक यहाँ पे देखिए सिमिली का प्रयोग करते हुए, ऐसा लगा कि हिंडर्ड फ्लेग, ऐसा जो जैसे फ्लेग को लहराने से पहले उसको फोल्ड किया हुआ होता है और जैसे ही हम उसको होइस्ट करते हैं, फहराते हैं, वो फैल जाता है। वैसे ही ये पंखुड़ियाँ जब अंदर से उस बाह्य दलपुंज में से बाहर निकली तो ऐसा लगा कि एक फोल्ड किया हुआ फ्लेग था, उसको होइस्ट कर दिया गया है, उसको फहरा दिया गया है। और विद स्वीट, स्वीट का मतलब यहाँ पे मधुर, मधुर यहाँ पे है उसकी सुगंध, तो उसकी मधुर सुगंध चारों तरफ फैल गई है। तो वो उसको बताने का प्रयास किया गया है। विद स्पाइसेस इन द हेम, हेम का मतलब होता है कि लहरदार, तो अंदर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो लहरदार हैं, तो तहों में है, तो उन तहों में से यहाँ पे स्पाइसेस का मतलब सुगंध से ही है, तो सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल गई है। इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंसन हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डेलिनिएशन ऑफ नेचर्स समर डे। अंतिम चार पंक्तियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। इट वॉज मोर आई कैन नॉट मैंसन, वहाँ पे इतना कुछ था और भी बहुत कुछ था, दृश्य इतना अद्भुत था, आई कैन नॉट मैंसन, कवित्री कहते हैं मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, बड़ा अद्भुत दृश्य था। हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डेलिनिएशन, वेंडिक जो थे इंग्लैंड के बहुत ही फेमस और महान चित्रकार थे, प्रकृति का चित्रण करते थे, और उनका जो प्रकृति का डेलिनिएशन है, वर्णन है, यानी वो चित्रों के रूप में जो प्रकृति का वर्णन करते थे वो बड़ा अद्भुत होता था। लेकिन कवित्री कहती है कि हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डेलिनिएशन, मतलब वेंडिक्स का जो चित्रण था प्रकृति का, वो भी इसके आगे, इस जो लाइव जो प्रकृति में मुझे दृश्य नजर आ रहा था कवित्री को, उसके आगे मीन था, फिक्का था, कमजोर था। यानी प्रकृति का ये जो स्वरूप है बड़ा अद्भुत था, ये वेंडिक भी अपनी चित्रकारी में, अपनी पेंटिंग में उसको कैच नहीं कर सकता था, ऐसा था। ऑफ नेचर समर डे, और ये प्रकृति का ग्रीष्म ऋतु का एक विशेष वर्णन, विशेष दिन, और इसका कवित्री ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ग्रीष्म ऋतु का यूरोपियन कंट्रियों में और उधर अमेरिका में बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि उसका समय वहाँ पे कम रहता है और वो एक प्रकाश देने वाला पीरियड, एक ऊर्जा देने वाला पीरियड वहाँ पे कहलाता है। तो इसका एक सुंदर वर्णन यहाँ कवित्री ने किया। तो इस कविता में हमने देखा कि अनकन्वेंशनल इमेजरी का प्रयोग करते हुए कवित्री ने और किस प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया है, जैसे पेड़ों का हिलना जो है वो फूंदने के रूप में एक इमेजरी यहाँ पे उसको काम में लिया है इन्होंने, और साथ में जो कीट पतंगों की आवाज़ें हैं उसको साल्ट्रीज के रूप में
कवियत्री ने वर्णन किया है, धार्मिक भजनों के रूप में वर्णन किया है। सूर्य का छुपना, बाहर निकलना, बादलों की जागीर के रूप में वर्णन करना, ये भी एक नई तरह की इमेजरी कवियत्री ने यहाँ पे काम में ली है। और अंत में जो बड़ा शानदार वर्णन किया, फूलों का अपने पुष्प पुटों से बाहर निकलना ऐसा था जैसे झंडा फहराया जाता है, उससे तुलना की गई है। और बताया कि लास्ट में वेंडिक के चित्रकारी से भी शानदार, अद्भुत जो है प्रकृति का लाइव चित्रण कवित्री जो है उसको उस चित्रकार से भी अधिक बताती है, अच्छा बताती है, ये वर्णन किया गया है।